तो एक जो इन्होंने बोला है वो लिख लेते हैं, लिखना ही है बस। पैराबोलिक हिंदी में बोलते हैं परवलयाकार। बालू का स्तूप दो तरह से बनते हैं ये लोग, पूरी तरह से समझा देता हूँ, बाद में लिख लेना। देखो एक तो हमने कल बनाया था तारानुमा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा आप अगर स्ट्रक्चर में देखो ना, कैसा बनता है हद तक। ये अवतल जो वो होता है ना दर्पण, वैसा बनता है परवलयाकार पैराबोलिक। इसकी भुजाएं थोड़ा सा कर्व्ड रहती हैं, तो पैराबोलिक में पहला, और दूसरा इसी में हेयरपिन के समान आकृति वाले बालू का। और ये दोनों ही कहाँ पर बनते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनते हैं, मतलब जैसलमेर में ज़्यादातर जैसलमेर में बनते हैं, एक सिवाय छोड़कर किसके, बरखान या बरच्छान। बरखान और बरच्छान तो स्पेसिफिक जगहों पर ही सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो अपन ने 2-4 जगह लिख ली वो बहुत है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा भालेरी पूछा जाता है, वो अपन ने लिख, तो इसको एज इट इज़ लिख लो, बना लो, मतलब लिख के लो। ये तो अभी हमने पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और उसमें ये देख लिए कि किस किस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बाद में दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, दूसरा आ जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब नाम से पता चल रहा है बालू का स्तूपों से मुक्त है, मतलब वहां पर नहीं पाए जाते हैं। तो फिर पाया क्या जाएगा वहां पर, वहां पर मरुस्थल 3 तरह से पाया जाता है। एक है इर्ग, इर्ग का मतलब है पूर्णतः रेतीला मरुस्थल, रेत ही रेत पाई जाती है, लेकिन बालू का स्तूप नहीं है, रेत लंबी दूरी तक बिछी हुई है। दूसरा है हम्मादा, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया परीक्षाओं में, चट्टानी या पथरीले मरुस्थल को ही क्या कहा जाता है, हम्मादा कहा जाता है। और तीसरे प्रकार का है रैग, रैग का मतलब होता है इर्ग और हम्मादा दोनों का मिश्रित रूप जहां पर पाया जाएगा वो कहलाएगा रैग। 3 प्रकार के मरुस्थल है, और इन्हीं क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना जनवरी 2000 में की गई थी, उसी के तहत इस क्षेत्र की स्थापना की गई है। उसको समझना शुरू करो, ये तो लिख लिया, दूसरे नंबर पे लिखोगे अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करेंगे तो समझो, पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, अच्छा कितना पाया जाता है, 51 पॉइंट, भाई वो 48-50 हो गया तो अपने आप 51-50 हो गया, वैसे याद रख लो। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में मतलब रेत के टीले नहीं पाए जाते, उससे मुक्त है। वहां पर युक्त था, यहाँ पर मुक्त है, तो नाम से ही पता लग जा रहा है। सबसे पहले लिखना नहीं है, आप इसको ध्यान दो, इर्ग किसे कहा जाता है, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल, और बस यही 3 शब्द इसकी परिभाषा है, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल बोल दो या रेगिस्तान बोल दो। दूसरा शब्द जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, अभी मैंने बोला आप लोगों को, ये है हम्मादा। तो ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, परीक्षा में खूब आया, हम्मादा क्या होता है, तो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। अब देखो जब हम मरुस्थल की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है रेत ही रेत, जबकि ऐसा है नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ पर निकल कर आ रहा है, थोड़ा पथरीला क्षेत्र, जैसे आप बात करते हो सोनारगढ़ दुर्ग की, जैसलमेर में, जैसलमेर का दिमाग में आते हमारे दिमाग में क्या आता है, रेत रेत होगी, है रेत भी है लेकिन पथरीला मरुस्थल भी है। सोनारगढ़ का जो किला है वो पथरीले क्षेत्र पर, हम्मादा क्षेत्र पर ही बना हुआ है। एग्जैक्ट रेत पे तो कैसे नींव खोदेगी, कैसे किला बना दोगे,
ठीक है। तो ये है हम्मादा मरुस्थल, जहाँ पर थोड़ा सा पथरीला क्षेत्र होता है। जब भी काम आएगा 2 मिनट बाद ही, तो इसको ध्यान में रखना कि ये है क्या। तीसरा प्रकार का जो मरुस्थल है उसको बोला जाता है रैग। रैग को दो तरह से समझ लो, या तो हम इसको इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, मिश्रित मरुस्थल। और किसका मिश्रण है ये, इन दोनों का, मतलब हम क्या कह सकते हैं, इर्ग प्लस हमादा, इन दोनों का संयुक्त मिश्रण ही क्या कहलाता है, रैग कहलाता है। कैसे, यहां पर ध्यान दोगे, मैंने अभी आपको बोला कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। साल के पहले दिन सन 2000 में स्थापना की गई थी। 1 जनवरी सन 2000 को अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। क्यों भाई, अक्षय ऊर्जा में सबसे ज्यादा उत्पादन हम किसका करते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय ना हो, जैसे सौर ऊर्जा। भाई ये नवीकरणीय स्रोतों में आते हैं। पवन ऊर्जा, तो राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में आज की डेट में अव्वल नंबर पे है, पहले नंबर पर आता है राजस्थान। एमपी और गुजरात इन्हीं में चलती रहती है टक्कर, बाकी तो कोई बात है नहीं। राजस्थान क्यों पहले नंबर पर आता है, भाई राजस्थान को लगभग साल के 300 दिन सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ये अच्छी बात है, राजस्थान के लिए पॉजिटिवली जाता है कि 300 दिन सूरज की सीधे किरणें यहाँ पर पड़ जाती है, प्रकाश प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 300 दिन प्रकाश प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर हम सौर ऊर्जा का उत्पादन करें सोलर प्लेट लगा के, तो ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है। और उसको साबित भी किया है राजस्थान ने। कैसे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, जो प्लांट लगा हुआ है, जो संयंत्र लगा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी भी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ह्यूमंगस कैपेसिटी है इसकी, दुनिया ताजुब करती है। हम देखते हैं 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 20-50 मेगावाट, ये लगा हुआ है कहाँ पर, बड़ला, बड़ला पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी का आइडिया आप इस चीज से लगा लो। अडानी ग्रुप की शेयर, मतलब शेयरिंग है, पूरा नहीं है। तो 5500 मेगावाट बहुत होता है, सोलर एनर्जी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब रावत भाटा हमारा इतना पैदा नहीं कर रहा है। रावत भाटा छोड़ो, राजस्थान में एक सिंगल प्लांट अगर थर्मल एनर्जी की बात कर लो, तो कोई इतना पैदा ही नहीं कर रहा है जितना ये अकेले बिजली बना देता है। तो अपने आप में बड़ी बात है कि इतनी ऊर्जा का उत्पादन कर देता है। पूरी विश्व का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इतना बड़ा सोलर सोलर प्लांट है कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई से दिखता है। कहाँ से, यहाँ से ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी दिखाई देता है, क्योंकि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो राजस्थान में सूर्य की ऊर्जा अच्छी खासी मात्रा में। राजस्थान सरकार ने इसी को देखते हुए यहाँ पर अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 1 जनवरी 2000 में कर दी। अब उसी के अंतर्गत उसी समय पर राजस्थान सरकार ने एक क्षेत्र की स्थापना करी, जिसे कहा जाता है ये, एक तो आपने ये सुना होगा SEZ, तो बोलते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये तो बहुत जगह चीन ने क्रिएट किया है ये वाला कॉन्सेप्ट, और पूरी दुनिया ने अपनाया। अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो कहीं से भी ले सकते हो, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। तो ये तो है विशेष आर्थिक क्षेत्र। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसकी है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, जो सौर ऊर्जा के उत्पादन की ओर देखता है। तो इस क्षेत्र की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के तहत उसी ही दिन 1 जनवरी 2000 के, मतलब जिस दिन उसकी स्थापना करी, उसी के आंतरिक भाग में एक इसकी भी स्थापना कर दी, इसी क्षेत्र। और सरकार ने, मूल रूप से राज्य सरकार ने ये देखा कि भाई राजस्थान में सूर्य की ऊर्जा ठीक ठाक आ रही है, लेकिन कहाँ पर सबसे ज़्यादा और साल भर ज़्यादा देर के लिए प्राप्त होगी। तो 3 स्थान ढूंढ निकाले, और उसी को बोला जाता है सौर त्रिकोण। सौर त्रिकोण का मतलब वही है, ध्यान रखना 3 जगह। अगर राजस्थान का नक्शा, मैं एक बार जैसे ये टॉपिक करवा दूंगा, फिर राजस्थान के मैप की बात करेंगे अपन। मैप पे जब तक जिले याद नहीं होंगे दिक्कत रहेगी थोड़ी, वो ही करवाएंगे। यहाँ पर पड़ेगा कौन सा, अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पर पड़ता है पोखरण, जैसलमेर। कई जगह पोखरण की जगह लिखा हुआ है मोहनगढ़, और इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये पड़ेगा कहाँ पर, जैसलमेर। जैसलमेर से इधर की तरफ आओगे तो कौन सा आएगा, फलोदी। फलोदी कहाँ पर पड़ेगा, जोधपुर। और यहाँ पर पड़ेगा इधर की तरफ बालोतरा।
बालोतरा कहाँ पड़ेगा? बाड़मेर। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? ये है कि ये वाला जो इन तीनों के बीच का वाला क्षेत्र है ना, में से अच्छा खासा भाग क्या है? कहाँ चला गया? पथरीला है, हम्मादा क्षेत्र है। और सौर ऊर्जा की स्थापना मतलब सोलर प्लांट के, बड़े सोलर प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर थोड़ा पथरीला क्षेत्र हो तो दो फायदे हैं, एक तो लगाना आसान है, इंस्टॉल करना आसान है, और दूसरा उसकी मेंटेनेंस भी कम हो जाती है। भाई मान लो आपने पूर्णतः इर्ग क्षेत्र में लगा दिया, लग जाएगा, एक तो लगाने में ज़्यादा माथा पच्ची है, दूसरी बात वहाँ पर जब भी आंधियाँ चलेंगी तो सौर पैनलों पे भी धूल छाती है, यहाँ पर तो उससे तो कम ही छाएगी। तो इसके चारों ओर है ना ये वाला क्षेत्र, ये तो क्या है? ये है इर्ग, और ये यहाँ पर क्या है? हमादा। और इसी हमादा क्षेत्र में यहाँ पर स्थापित किया गया है SEEZ, सीज क्षेत्र है, याद रखना सेज नहीं है, सीज है। फुल फॉर्म भी अपन ने देख ली तो वो इसकी विशेषता हो जाएगी। ये यहाँ पर पाया जाता है। बात समझ में आ गई? पहले इतना लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डाल ही चुके हो, लिखोगे परसेंटेज लिख लेना ब्रैकेट में। इन तीनों को तो ऐसे के ऐसे लिख डालो, और फिर इसको भी ऐसे बना लो, उसके बाद में लिखेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था मैप ले आना, ले आए? राजस्थान का पॉलिटिकल वाला, पुराना वाला वाला कहाँ है? कौन सा? राज्य सरकार द्वारा अधिकृत होना चाहिए। बस, हाँ वो है, पर वो अधिकृत नहीं है। राजस्थान सरकार ने ऑफिशियली जारी नहीं किया। कल ही तो अपन ने इस चीज़ को साबित किया है। पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आया, करंट में भी नहीं पूछा भाई ने, क्योंकि खुद ही डर रहा था कि कुछ इसमें गड़बड़ ना हो जाए। तो अभी पुराने पे चलेंगे, और देखो पुराना एक बार ठीक से याद हो गया ना तो नया भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जिलों की प्लेसमेंट पता रहेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुराना भी आसानी से हो जाएगा। वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाँ भाई, बन गया। कोशिश करना कल मैप ले आओ, 5-5 मैप ले आओ भाई, 5 रुपए के 5 आते हैं। 2-4 क्लासों में बोली ये बात नहीं भाई, 5 रुपए हो तो मेरे से ले आओ, वहाँ पे आगे कुछ एक दे दो। इसी प्लेनेट से आते हो तुम लोग के, कोई एक ग्रह से आए हो भाई। सब्जियां महंगी लगती है और पिज़्ज़ा बर्गर पे भाव करते नहीं हम, जितने का है उतने का ही होता है। नोज पे जाते से सब्जी वाले से मगजमारी कर लेते हैं, 30 रुपये किलो के टमाटर 15 में लगा ले, वहाँ 5 रुपये बचा के करोड़पति बनेगा। ऑफर में भी काटते ही है। पुराने लोग एक कहावत कह के गए, चिड़िया चुगने आई है पूंछ कटाने आई है। कमाने के लिए बैठा है वो। शॉपिंग मॉल में जाते हो क्या क्या खरीदने, और 4 चीज़ ज़्यादा ही खरीद के लेके आते हो। शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, डी मार्ट और वी मार्ट फलाना डीम का। कितने अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लास में, बिल्कुल गाय भोड़े, उन्होंने तो नाम तक नहीं सुना आज तक शॉपिंग मॉल क्या होते हैं। हाँ भाई, लिख लिया? खा ले, लिख लिया? अब देखो लिखना शुरू करोगे, सबसे पहले लिखो ये सौर त्रिकोण का हेडिंग डाल के बनाना था इसको, और लिख लो अच्छी बात है, अगर वो खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वास्तव में ही खाते हो तो, मेरे से कहने के लिए खा रहे हो तो कोई बात ही नहीं। देखो, राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा
राजस्थान सरकार द्वारा 1 जनवरी 2000 को 1 जनवरी 2000 को अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2000 को अक्षय ऊर्जा निगम, ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय ना हो वो है अक्षय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा मुख्य है। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत सीज, ये वाला SEEZ, और इसकी फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिखोगे, जिसके अंतर्गत सीज ब्रैकेट में लिखो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन ब्रैकेट बंद, इसके अंतर्गत सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना भी की गई, जिसके अंतर्गत सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना भी की। अगला पॉइंट, सी क्षेत्र, अब सी से समझ जाओगे, ठीक है, सीज ही लिखेंगे आगे। सीज क्षेत्र राज्य का सर्वाधिक, सी क्षेत्र राज्य का सर्वाधिक, सीज क्षेत्र राज्य का सर्वाधिक सौर ऊर्जा की उत्पादन संभावना वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र सौर ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन संभावना वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक उत्पादन संभावना वाला क्षेत्र है। तो एक तो ये हमने 3 चीज देख ली कि इर्ग क्या होता है, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल, रेती रेत पाई जा रही है। हम्मादा पथरीला मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, जहां पर ये हम्मादा क्षेत्र में इसी क्षेत्र की स्थापना की गई है। रैग, अब ये दोनों को मिलाकर रैग बना के नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर बन गया ये इर्ग और यहाँ पर है कौन सा, हम्मादा, तो ये इन टोटल क्या है रैग क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, इसमें हम्मादा क्षेत्र में, चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई है। तो ये चीज़ है। अब इसके आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई जो ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, झीलें पाई जाती है, खारे पानी की और मीठे पानी की। 2-3 चीजें समझो। सबसे पहले हम लिखते हैं प्लाया या खडीन। क्या होती है प्लाया या खडीन? आप अगर पश्चिमी राजस्थान में जाओ, इवन पश्चिमी राजस्थान के आप सांभर तक ही आ जाओ भले, और यहाँ पर सीकर, चूरू, झुंझुनू, चूरू में जैसे ताल छापर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि खारे पानी की जो झीलें हैं, जैसलमेर में भी एक स्थिति पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलों को जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है प्लाया कहा जाता है। खारे पानी की ही झीलें जो समुद्र के किनारे, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है, समुद्र के किनारे पाई जाती है, याद करो बताया मैंने, कयाल कहा जाता है, अनूप कहा जाता है, लैगून कहा जाता है, याद आ गया। लेकिन मरुस्थल में पाई जा रही तो क्या कहला रही है, प्लाया। मरुस्थल में है प्लाया, और अगर जलीय क्षेत्र मतलब मूल रूप से समुद्री क्षेत्र के पास है, सामुद्रिक क्षेत्र के पास है, तो कहला रही है लगून। अब यहाँ पर प्लाया क्या है, रेगिस्तान लिखना नहीं है अभी, में पाई जाने वाली खारे पानी झीलें, झीलें कह सकते हो, जलीय स्रोत कह सकते हो। अब लेकिन खडीन क्या है भाई, जो ये प्लाया है ना, इन्हीं को पश्चिमी राजस्थान में, प्लाया तो ग्लोबल वर्ड है, और राजस्थान वाले या पश्चिमी राजस्थान वाले अपनी क्षेत्रीय भाषा में जहाँ पर ये पाई जाती है वहाँ प्लाया तो बोलते नहीं है, वहाँ क्या बोलते हैं, खडीन। तो प्लाया को ही स्थानीय भाषा में या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, खडीन के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में प्लाया को स्थानीय तौर पर खडीन कहा जाता है।
लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आपने एक कृषि का नाम सुना है, खडीन कृषि, याद आ गया? जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, क्वेश्चन भी खूब आया हुआ है। ठीक है, तो बात ये समझ लो खडीन कृषि है क्या। खडीन कृषि कुछ इस प्रकार की जाती है कि भाई मान लो ये कोई झील है खारे पानी की, या तो ये पूरी सूख जाएगी, पानी है, या तो ये पूरी सूख जाएगी, ये इसका ये वाले क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र सूख जाएंगे। ये वाला क्षेत्र तो सबसे अंत में सूखेगा, ये और ये क्षेत्र सूख जाएगा मान लो। तो यहाँ और यहाँ पर जहाँ पर ये पानी सूखा है, ये मान लो पूरी झील का पानी ही सूख गया, तो डिपेंड करता है गर्मी कैसी है, वहाँ के क्षेत्र की ज़मीन कैसी है, बहुत कुछ कारक होते हैं। तो जब यहाँ पानी सूख जाता है, इस क्षेत्र में जो खेती की जाती है, मतलब वो झील, वो पानी हुआ करता था, पानी के सूख जाने पर उसी स्थान पर जो खेती की जाती है उसको तो क्या कहा जाता है? खड़ीन कृषि। और खड़ीन कृषि मूल रूप से की जाती है कौन से जिले में? जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी किसके द्वारा की जाती है, कौन सी जाति? तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली परंपरागत या पारंपरिक तौर तरीकों से की जाने वाली कृषि कौन सी कृषि है? खड़ीन कृषि। पूरी बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि जो खड़ीन या प्लाया क्षेत्रों में की जाती है, क्या कहलाती है? खड़ीन कृषि कहलाती है। क्लियर? ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रिकी है नहीं, समझ में आ जाएगा। अब ऊपर की दो लाइन लिख लो, जब तक मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। लिख डालो ऊपर की दोनों लाइन। एक टर्म आती है, कम परीक्षाओं में पूछी है और इसीलिए स्टूडेंट्स टर्म आती भी कम है बहुत इंपॉर्टेंट। लघु या सूक्ष्म मरुस्थल का विस्तार राज्य में कहाँ से कहाँ? ये कॉन्सेप्ट सुना नहीं है ज़्यादातर लोगों ने, देखेंगे। लघु या सूक्ष्म मरुस्थल बीकानेर से लेकर जालौर के मध्य का जो संपूर्ण मरुस्थल ये भाग है ना, वही किस नाम से जाना? लघु मरुस्थल। ज़्यादातर तो लघु ही लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा किताबों में वही है। अब ये लिख लिया। अब इसके बाद में समझो रन या टाट क्या है। ये भी जलीय स्रोत है और ये भी पश्चिमी राजस्थान में, मतलब थार के मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। लेकिन बात ये है कि ये तो थे कैसी? खारे पानी की। और इनकी जब बात करते हैं तो ये कैसी है? स्वच्छ जल की है, मीठे पानी की है। मीठे पानी के अस्थायी जलीय स्रोत है। अस्थायी क्यों? क्योंकि आकार में छोटे होते हैं ये। बारिश और बारिश के बाद के 2-3-4 महीने भरे रह जाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके ये सूख जाते हैं। तो ये वाला मामला है।
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले अस्थायी स्वच्छ जल के स्रोत क्या कहलाते हैं? रन कहलाते हैं, और रन को ही स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? टाट कहा जाता है। रन तो ग्लोबल नाम है, टाट क्या है? ये पश्चिमी राजस्थान में या रेगिस्तानी प्रदेश में कहा जाता है। क्लियर? देखो इसे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले यहाँ पर एक शब्द जोड़ो, स्वच्छ। हाँ भाई, लिख लिया जल्दी। अब इसके बाद में बात करते हैं क्या? लघु मरुस्थल नहीं है, एक लाइन लिखनी है। बीकानेर से लेकर जालोर के मध्य स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र रेगिस्तानी प्रदेश ही क्या कहलाता है? मरुस्थल या लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, कम परीक्षा में पूछा है, अगेन दोहरा दूँ, जहाँ पर पूछा है आता भी कम ही स्टूडेंट्स को। आप में से कितनों ने नाम सुना था? नाम ही नहीं सुना था। इसका मतलब अगर एक ही व्यक्ति ने नाम सुना है तो रेयरली पूछा गया क्वेश्चन है, रेयरली इसका आंसर भी आता है। ध्यान दोगे इस चीज़ पे। अब तो हटा दो भाई, लिख लिया होगा। सच के रन तक जाता है, लेकिन राजस्थान में तो विस्तार वहां तक ही रह जाएगा, जालौर तक ही। तो लघु या सूक्ष्म मरुस्थल बीकानेर से लेकर जालौर मरुस्थलीय क्षेत्र। तो अभी तक तो हमने दो ही चीजें देखी है केवल। अभी क्या पढ़ रहे थे अपन? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उप विभाजन, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी फिर वापस से और दो भागों में बांटा। कौन सा? बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। ठीक है ना? इसके बाद में अब आ जाते हैं हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दूसरे वाले विभाजन, जिसको कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। शुष्क के बाद अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब हेडिंग डालोगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है कहाँ पर, ये समझो। उसके डिवाइडेशन जैसे जैसे हम समझते जाएंगे, वैसे वैसे ये भी समझ में आता चला जाएगा कि कौन कौन से जिलों में है ये। भाई पहले तो इसकी सामान्य विशेषताओं की अगर बात कर ले, शुष्क मरुस्थल में बारिश कितनी हो रही थी? 0 से 25, और यहाँ पर हो रही है औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर
वनस्पति कैसी पाई जाएगी, तो देखो वहां पर ज्यादातर मामलों में झाड़ियां ज्यादा मिल रही थी। अब झाड़ियों के साथ यहाँ पर वृक्ष भी मिलने लगेंगे, वृक्ष ज्यादा मिलेंगे, झाड़ियां जैसे जैसे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ोगे वो ज्यादा मिलेंगी। तो वनस्पति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनस्पति में बबूल के अलावा हिजड़ी, एक और लिखो यहाँ पर आंक। अब आंक का मतलब आंकड़ा ही होता है। वैसे तो देखो सारे राजस्थान में मिलता है, पर अब लिख रहा है किताबों में, मान लो यहाँ मिलता है, खाने मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है वो। और धौलपुर चले जाओ बोले वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, रोहिड़ा भी होगा, रोहिड़ा वहाँ पर भी है, रोहिड़ा यहाँ पर भी है। ये कुछ एक यहाँ के वृक्ष हो जाएंगे। उप विभाजन मतलब इसको और छोटे भागों में बांटेंगे तो इसके 4 भाग निकल कर आते हैं। मैं पहला वाला बता देता हूँ आप लोगों को अभी हाल फिलहाल के लिए। पहला विभाजन कौन सा हो जाएगा इसका, गग्गर बेसिन। इसका उप विभाजन देख रहे हैं हम, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का उप विभाजन। तो यहाँ पर गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन को सुन समझ लो पहले। हम बेसिनों के आधार पर ही पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, एक को छोड़कर। कौन सा, नागौर उच्च भूमि, बाकी सब बेसिनों के आधार पर। और बेसिन मतलब नदी का प्रवाह क्षेत्र, उसके आसपास का क्षेत्र। भाई अब यूं समझो यहाँ पर राजस्थान है और यहाँ राजस्थान के 2 जिले हैं। ये तो कौन सा है, हनुमानगढ़, और ये कौन सा है, गंगानगर। ये 2 जिले हैं यहाँ पर। राजस्थान में गग्गर नदी प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से, नियमित रूप से बहती है कहाँ पर, पटनेर दूर तक। बारिश ज़्यादा हो जाती है सूरतगढ़ अनूपगढ़ चली जाती है, और ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई तो पाकिस्तान में चली जाती है, फोर्ट अब्बास, अकरा। ठीक है, अब ये जो गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, वही गग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका विस्तार भी कितने जिलों में हो जाएगा, वही 2 जिलों में जहाँ पर गग्गर बह रही है। कौन कौन से, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक, तो ये यहाँ पर याद रखना है। मिट्टी कौन सी पाई जाएगी गग्गर बेसिन में, अलग अलग क्षेत्र में। तो देखो बालू मिट्टी तो पाई जा रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नदी बह रही है तो इसने साथ ही में कौन सी मिट्टी का निर्माण भी कर दिया। नदियाँ कौन सी मिट्टी बनाती है, जलोढ़ या दोमट। तो बलुई, दोमट या बलुई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, एक यहाँ पर इसी क्षेत्र में हम पूरे गग्गर बेसिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर गग्गर बेसिन मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर में एक नहर भी बहती है। ये परियोजना है पूरी IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है, यहाँ पर ये निकल कर आता है कि एक समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर, जो आप सब लोगों ने शायद से पढ़ा हो, सेम की समस्या। क्या है सेम की समस्या बताओ। बस सिंपल सा मामला है, जो इन्होंने कहा है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। देखो होता क्या है, ये एक नहर है, ठीक है, नहर के इस साइड में और नहर के इस साइड में, क्योंकि ये पानी रिसता जाता है तो ये कैसे हो जाती है, मिट्टी दलदली हो जाती है, और दलदली होकर अनुपजाऊ हो जाती है, और उसमें से बहुत ज़्यादा कैसे अनुपजाऊ प्रकार के जो खरपतवार है वो हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, सेम की समस्या कहा जाता है। मूल रूप से मिट्टी को अनुपजाऊ बनाने का काम करती है, इसीलिए चिंता का कारण है। राजस्थान में 2 जगह ये समस्या ज़्यादातर मामलों में पाई गई है। एक तो इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर पे भी स्पेसिफिक पूछ ले तो हनुमानगढ़ की जगह जिसका नाम है ये पडोपल, पडोपल हनुमानगढ़ में। और एक शायद आप लोगों को यकीन हो ना हो, चंबल नदी घाटी क्षेत्र के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्रों में भी आंशिक रूप से समस्या बनने लग गई है। वहाँ पर भी क्या है कि आसपास वाले क्षेत्रों में पानी बढ़ जाता है, तो पानी बढ़ जाने की वजह से मिट्टी हो जाती है खराब, खरपतवार उगाती है, और उसकी वजह से पूरी मिट्टी वहाँ पर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, किसानों को नुकसान होता है। अगर ये समस्या है तो इसका समाधान भी है। समाधान क्या किया गया है इसका, इसका समाधान भाई 2 तरीकों से किया गया है सेम की समस्या का। वो तो जी का तो फंडिंग कर रहा है केवल इसकी। पहला तरीका तो देसी है और दूसरा है इंडो डच प्रणाली। ठीक है, पहला देसी तरीका बिल्कुल सामान्य तरीका। एक पेड़ का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो अब सुन लो, सफेदा। उसका जो तना होता है बेसिकली वो सफ़ेद होता है, ठीक है, और फैलता नहीं है ज़्यादा, ऊंचाई तक ज़्यादा जाता है, लंबी लंबी पत्तियां होती है, ठीक है।
सफेदा को ही वैज्ञानिक भाषा में ये कहा जाता है। लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा हुई थी वहाँ पे जो एग्जामिनर था उसने बस स्टूडेंट से मजे लेने के मूड में था, भाई ने दिया ही नहीं, ऑप्शन ही दे दिया। सेम की समस्या के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक वृक्ष कौन सा है? अब ये पढ़ के चले गए, ये कहीं देख नहीं रहा, वहाँ पर देख तो रहा है पर देख नहीं रहा। कौन सा? यूकेलिप्टस ही कहा जाता है सफेदा को वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, तो नाम याद रखना। ये जो यूकेलिप्टस का वृक्ष है पर्यावरण के लिए तो हानिकारक माना जाता है, कारण बहुत ज़्यादा पानी का अवशोषण करता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी का अवशोषण करता है, तो आसपास की वनस्पति को सुखाड़ देता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पे आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो बहुत सारी जगहों पर बीच बीच में आपको सफ़ेदा के पेड़ लगे हुए मिलेंगे। उन जगहों पर मिलेंगे जहाँ खेतों के आसपास थोड़ा सा वैसा क्षेत्र है दलदली सा, वहीं लगा दो सफ़ेदा। क्यों लगाया है अब समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा ये पानी का कंजप्शन करता है, आसपास की वनस्पति के लिए हानिकारक है, लेकिन यहाँ पर ये वो जो समस्या है ना उसके लिए ये ही समस्या वरदान बन के उभरी है। कैसे? दलदली क्षेत्र में अगर आपने सफ़ेदा लगा दिया, पानी का अवशोषण वो तो जितना कर रहा है वही करेगा काफ़ी मात्रा में, और वो मिट्टी को कैसे बना देता है, कंपेरेटिवली थोड़ी सी सूखी बना देता है, सख्त बना देता है, तो वो अनउपजाऊ नहीं होती है। ये तो निकाला हमने देसी टोटका। और दूसरा तरीका जो निकाला गया है वो है इंडो डच प्रणाली। इंडो डच प्रणाली क्या है? इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, ये समझ लो। यहाँ पर लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, आज तक नहीं पूछा और पूछेगा भी नहीं, बस नाम पता होना चाहिए। लेकिन बता देता हूँ होती क्या है। ये नहर का एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है। यहाँ पर ये ऐसा नेट लगा देते हैं, जाल बारीक सा, इधर भी लगा दिया नेट जाल बारीक सा, दोनों ढलानों पर लोहे का प्रॉपर बारीक नेट लगा दिया। ठीक, अंदर भर दिया इन्होंने गिट्टी, रोड़े, पत्थर, ये सब भर दिया, सीमेंट और मिट्टी का मिक्सचर डाल दिया इन पे। ठीक, पानी को तो यहीं पर रोक दिया 2-5-10 दिन के लिए, मतलब जब तक काम चलेगा। उसके बाद में पानी यहाँ से जाने दिया, ये पानी पास कर दिया, पानी से तराई तो अपने आप ही हो रही है इसकी। ठीक है, सीमेंट भी था, पत्थर भी था, नेट भी है, बहकर जाने नहीं देगा नेट पत्थर को, और पानी इधर उधर जाएगा नहीं। और सीमेंट की वजह से मतलब प्रॉपर बाउंड्री वाल बना दी दोनों तरफ, पानी इधर और इधर जाएगा ही नहीं, खत्म काम। यह है इंडोडस प्रणाली। ठीक, तो जब पानी जाए रिस ही नहीं रहा तो अनुपजाऊ कैसे होगी मिट्टी? सही रहेगा मामला। तो ये दोनों प्रणालियां काम ली जाती है किसमें? सेम की समस्या के निराकरण के लिए। क्लियर हो गया? बाकी अपने ये तो कहीं कहीं पर ही यूज़ किया गया है, अपने तो यही चल रहा है देसी मामला। बढ़िया पेड़ लगाओ, क्या दिक्कत है? पेड़ लगाओ और पेड़ ही सुखा देगा, और इसमें कोई मगजमारी भी नहीं। उसमें तो 70 माथा पच्ची, ये हेयर वो टूट गया और वो काट दिया और वो तार ले गए। हनुमानगढ़ में अक्सर आए दिन समस्या वो आती रहती है कि तार कोई काट के ले गए। इसको तो ले जाओ काट के ज़मीन में से, और इनको ले जाता भी नहीं है कोई, क्या ले जाएगा इनको? कोई किसी काम के नहीं होते। तो ये बस बढ़िया लगा दो इनको, ज़्यादातर मामलों में ये लगे हुए। तो अब समझ में आ गया। ये है गग्गर बेसिन का सिनेरियो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल लिखवाएंगे।